हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको एसआई यूनिट के जो पूर्व लग्न होते हैं उनके बारे में समझाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था डेंसिटी, टेम्परेचर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके दिया था और मैंने आपको बताया था कि फ़ारेनहाइट को हम कैसे डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को कैसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को, या डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन को। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको क्या है लास्ट लेक्चर में समझा दी थी, ठीक है। इसमें मैं एक और बात आपको बताने वाला हूँ, टेम्परेचर से रिलेटेड एक बात है, हमेशा ध्यान रखना कि जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, जो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस माइनस यानी कि नेगेटिव हो सकता है, लेकिन केल्विन जो है ना अब तक नेगेटिव में नहीं देखा गया है, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू है केल्विन में टेम्परेचर की वो 0 है, ठीक है। यानी कि 0 केल्विन से नीचे कोई भी टेम्परेचर हमने अभी तक मेजर नहीं किया। हालांकि 0 केल्विन तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, प्रैक्टिकली वैसे तो यहाँ पर पहुंचना भी इतना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, केल्विन के बारे में, जब मैं 5th चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं केल्विन के द्वारा किया गया प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझाऊंगा। बट एक्चुअली में केल्विन जो है, मिनिमम वैल्यू जो केल्विन में है वो 0 है। डिग्री सेंटीग्रेड को हम नेगेटिव में ले सकते हैं, ठीक है। कितना नेगेटिव जा सकते हैं? -273.15 इतना जा सकते हैं। मैं इतना ही तो जाएंगे क्योंकि ये केल्विन में 0 ही तो हो जाएगा, केल्विन में ये 0 ही तो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या कहा था आपको, अगर हमें केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में से माइनस हमें क्या कर देना है, 273.15 कर देना है। यही तो बताया था आपको, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना बताया था ना। तो अगर मैं केल्विन 0 ले लूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 - 273.15, यानी कि ये आपकी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी -273.15, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव में जा सकता है, केल्विन आपका 0 ही रहता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। 0 केल्विन को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। हिंदी में कहें तो परम शून्य ताप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए परम शून्य ताप क्या है, तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड मत लिखना ना, 0 केल्विन जो होता है वो आपका परम शून्य ताप होता है, ठीक है। क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस है वो नेगेटिव में भी जाता है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात यहाँ से? तो ये बात मैंने आपको बतानी थी, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मापन में अनिश्चितता की, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मापन में अनिश्चितता। देखो, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ये क्या चीज है? थोड़ा सा मैं आपको ना, वैसे तो आपने आज तक कभी प्रैक्टिकल नहीं किए क्योंकि 10th पास करके आए हो डायरेक्टली 11th में। सो अगर आप डायरेक्ट 11th में आए हो, प्रैक्टिकल नहीं देखा है, तो आपको प्रैक्टिकल का ज्ञान उतना ज़्यादा होगा नहीं कि प्रयोग कैसे होता है। प्रयोग का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ बस आप उसको एक बार माइंड में सेट कर लेना। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम केमिस्ट्री में कोई भी प्रैक्टिकल करने जाते हैं, एज लाइक हमने टाइट्रेशन करना शुरू किया, ठीक है। अभी अनुमापन क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा, बस एक बात के लिए नाम याद रखो कि हम जैसे कि अनुमापन कर रहे हैं प्रैक्टिकल, अभी 11th में करने को मिलेगा आपको। अगर स्कूल खुल जाए तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा प्रैक्टिकल करने का, टाइट्रेशन क्या होता है। तो उसको छोड़ो, टाइट्रेशन क्या होता है उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मापन की बात कर रहा हूँ। तो मापन की बात कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि एक तो होती है हमारी थियोरेटिकल वैल्यू जो आपकी ना किताब में छपी छपाई आ जाती है, ठीक है।
जिसको क्या किया गया है, मैथमेटिकली सॉल्व किया गया। एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकली जिसको हमने मेजर किया। जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो अगर आपने एक ही प्रैक्टिकल को अलग अलग टाइम पर करोगे ना, एक ही प्रैक्टिकल को अलग अलग टाइम पे करोगे, जैसे आपने क्या किया, अब जैसे टाइट्रेशन करने जाते हैं ना, तो 3 रीडिंग लेते हैं हम। अब वो बाद में बताऊंगा कैसे लेते हैं। 3 रीडिंग लेते हैं, तो 3 रीडिंग लेते हैं हम एक टाइम में प्रैक्टिकल करते समय। हमने 3 रीडिंग ली, ठीक है। अगली बार हम वही प्रैक्टिकल करने जाएंगे, हम फिर से 3 रीडिंग लेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि इस टाइम पर जो आपका सुसंगत आयतन रहा होगा पहले टाइम का, वो दूसरे टाइम के सुसंगत आयतन से कहीं ना कहीं क्या करेगा, डिफरेंस शो करेगा। ऐसा होता है जनरली जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं। एग्जैक्टली आप देखोगे, अगर एक क्लास में 20 के 20 बच्चे हैं, सेम सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तब भी उनकी वैल्यू में थोड़ा बहुत क्या आ जाते हैं, एरर आने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वास्तविक मान जो होता है प्रयोग करते समय, वास्तविक जो मान होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं मानक मान कह सकते हैं। यहाँ पे इसको ना हम यहाँ मानक कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। यानी कि जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, वो मेजरमेंट जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफरेंस शो करता है, या कभी कभार बहुत ज्यादा डिफरेंस शो कर देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कि जो मान है ना, उसमें एरर्स आ रहे हैं। एरर्स आ रहे हैं मतलब मान फिक्स नहीं हो पा रहा है। इसी को हम कहते हैं मापन में क्या हो रही है, अनिश्चितता आ रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अच्छा एक मैं ना प्रैक्टिकल को छोड़ के मैं एक जनरल वे में आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन की जो मानक वैल्यू थी, जो स्टैंडर्ड मान था, वो माना कि 2.00 था। जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो 2.00 थी। अब मैंने क्लास में ना आपको क्वेश्चन करने को दिया, तो बच्चों के ना डिफरेंट डिफरेंट मान आने लगे। मतलब कुछ बच्चों की वैल्यू तो ये आ रही थी 2.01, 2.02, 2.01 ऐसे करके ना वैल्यू आ रही है, ठीक है। और कुछ बच्चों की ना 1.95, 1.94, 1.93 ऐसे समथिंग समथिंग आ रही है। माना कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो मानक मान है वो किसी भी बच्चे का यहाँ पर आया नहीं, किसी भी स्टूडेंट का मानक मान तो नहीं आया, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं एरर्स आए हैं, इसमें ज्यादा एरर्स हैं, इसमें कम एरर्स हैं, है कि नहीं है। तो इसी को कहते हैं भाई मापन में ना अनिश्चितता आ रही है, ठीक है। अब जब मापन में अनिश्चितता आती है, तो वो जो मान होते हैं ना, जो मान आ रहे हैं, मतलब ये तो था स्टैंडर्ड मान, ये तो था स्टैंडर्ड मान, और ये है आपके द्वारा निकाले गए मान, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मान से कितना कितना एरर्स आ रहा है इन मानों में, उसके आधार पर ना मापन की जो अनिश्चितता है उसको 2 प्रकार से हमने डिवाइड किया है। एक है आपकी मापन की यथार्थता, 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 ठीक है। और एक है आपकी मापन की परिशुद्धता। ठीक है। सो मैंने क्या कहा, जब भी हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि जब भी हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, बच्चों की प्रैक्टिकल के बाद वो स्टैंडर्ड वैल्यू बहुत कम चांसेस होता है कि आते। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे देखा जाता है कि कुछ ना कुछ एरर्स आते ही आते हैं, ठीक है। सो उन एरर्स, जो एरर्स आए हैं, उसके बेस पर मापन की अनिश्चितता को 2 प्रकार से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। कि एक को तो हम कह देते हैं भाई ये मापन की यथार्थता है, और एक को कहते हैं मापन की परिशुद्धता है। यथार्थता का मतलब इंग्लिश में अगर हम कहें ना, इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हिंदी की कंपेयर में ना इंग्लिश में ज्यादा समझ में आती है, तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेट पढ़ा होगा आपने कि एक्यूरेट वैल्यू आई है, पढ़ा है ना। तो एक्यूरेसी, और परिशुद्धता को हम कहते हैं प्रिसीजन, ठीक है। तो परिशुद्धता और मापन की यथार्थता क्या है, इसके बारे में मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों बातें क्यों बहुत जरूरी हैं केमिस्ट्री में, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये दोनों कितना इंपॉर्टेंस रखता है केमिस्ट्री में। प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा रखता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में
भी ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें हैं। ये दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो केमिस्ट्री में तो वहाँ पर इनकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है मापन की यथार्थता की, मापन की परिशुद्धता की। और उससे भी ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है इसकी वो कहाँ पर है, जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाते हो और प्रैक्टिकल करते हो। प्रैक्टिकल करने के बाद जब एग्जामिनर के पास आप जाते हो ना, तो एग्जामिनर किस बेस पर आपको नंबर देगा, मानक के आधार पर देगा या इसके आधार पर देगा या इसके आधार पर देगा, तो वो बात मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, क्लियर डिस्कस कर देता हूँ आपको। देखो मापन की यथार्थता क्या होती है, किसी भी प्रयोग के दौरान जो मान हमने क्या किया, निकाला है, अगर वो वास्तविक मान से क्या कर रहा है, निकटता दर्शा रहा है, यानी कि मानक मान से क्या कर रहा है, निकटता दर्शा रहा है, तो हम कहेंगे वो वैल्यू क्या है, आपकी यथार्थ वैल्यू है। वो वैल्यू आपकी एक्यूरेट वैल्यू होंगी जो वास्तविक मान से क्या करती हो, निकटता दर्शाती हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करेंगे, निकटता प्रदर्शित करेंगे, ऐसे मान को हम क्या कहते हैं, मापन की यथार्थता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना। मैंने क्या कहा है, वो मान, ऐसे मान या किसी भी प्रयोग के दौरान हम जो मान क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो मान हम निकालते हैं, अगर वो वैल्यू क्या कर रही है आपकी, किससे निकटता प्रदर्शित कर रही है, मानक मान से क्या कर रही है, निकटता प्रदर्शित कर रही है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, यथार्थ वैल्यू कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक बच्चे के द्वारा निकाली गई ये 3 वैल्यू हैं, एक बच्चे ने अलग अलग टाइम पे प्रैक्टिकल किया और ये 3 वैल्यू निकाली। ठीक है, ये तीनों की तीनों। तो अब मैं कहूंगा कि ये जो वैल्यू है क्या ये यथार्थ है, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 2.00 और यहां वैल्यू आई 2.01, 2.01, 2.02, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो इस स्टूडेंट के द्वारा निकाली गई वैल्यू है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इस मानक मान से क्या कर रही है, निकटता दर्शा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये वैल्यू आपकी यथार्थ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो किसी भी राशि के, हम राशि लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक प्रयोग की जगह मैं एक राशि कहूं, जो आपके डेफिनेशन में लिखा जाता है कि किसी भी राशि के मापन की जो मान होता है, यदि वो मानक मान से क्या कर रहा है, निकटता दर्शा रहा है, किसी भी राशि के मापन के दौरान प्राप्त मान, कोई राशि था, हम उसको माप रहे थे और उसके मापन के दौरान जो हमें मान प्राप्त हुए, अगर वो मानक मान से क्या कर रहे हैं, निकटता दर्शा रहे हैं, तो ऐसे मान को हम क्या कहेंगे, यथार्थ मान कहेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो किताब में राशि लिखा, आप चाहो तो ना केमिस्ट्री पढ़ो तो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल जनरली कह सकते हैं। जनरली क्या है कि केमिस्ट्री का हर एक पॉइंट तो प्रैक्टिकल ही देखा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई किसी भी प्रयोग के दौरान या किसी भी प्रयोग के दौरान जो मान हमें प्राप्त होते हैं, यदि वो स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या कर रहे हैं, निकटता शो कर रहे हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, यथार्थ वैल्यू कहलाते हैं। अगर किताबी लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी राशि के मापन के दौरान प्राप्त जो मान होते हैं, यदि वो मान क्या हो रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू से निकटता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी यथार्थ वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब आगे परिशुद्धता क्या होती है, मापन की परिशुद्धता क्या होती है। देखो मापन की परिशुद्धता में हम देखते हैं कि किसी भी राशि के मापन के दौरान प्राप्त भिन्न भिन्न मान यदि आपस में निकटता प्रदर्शित करते हो, तो हम कहेंगे ये मान जो है परिशुद्ध है, और इसको हम कहेंगे ये मापन की परिशुद्धता है। समझ में आ रही बात। मतलब मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि किसी भी राशि का मापन कर रहे हैं और उसके दौरान हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हुई, उन वैल्यू का स्टैंडर्ड वैल्यू से तो कोई लेना देना है नहीं, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ ये निकटता प्रदर्शित नहीं कर रही है, लेकिन अगर ये वैल्यू अपने आप में क्या कर रही हैं, निकटता प्रदर्शित कर रही हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, आपके मापन की परिशुद्धता है, ये परिशुद्ध मान है। जैसे कि 1.95, 1.93, 1.94, अगर मैं कहूं कि ये जो वैल्यू है आपको 1.9, 1.9, 1.9 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये तीनों के तीनों मान ना आपस में निकटता दर्शा रहे हैं,
वास्तविक मान से इनका कोई लेना देना है नहीं, वास्तविक मान से इनकी कोई निकटता नहीं है, तो ऐसे मान जो होंगे वो कहलाएंगे परिशुद्ध मान। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी राशि के मापन के दौरान जो मान हमें मिलते हैं, अगर वो मान वास्तविक मान से निकटता दर्शा रहे हैं तो यथार्थ है। अगर वो मान वास्तविक मान से निकटता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आप में निकटता प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो आपके परिशुद्ध मान है। जैसे मैंने एक क्लास में 20 बच्चों को सिलेक्ट किया, उनको मैं प्रैक्टिकल लैब में लेके गया। ठीक है, अब जब मैं प्रैक्टिकल करवाने गया तो उससे पहले क्या कर दिया था मैंने कि कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर दिया था क्योंकि जितनी जितनी कंसंट्रेशन के मैंने सॉल्यूशन बनाए उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू रख दी। अब माना कि मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू यही रखी है, सपोज करो। ठीक है, अब बच्चों ने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करते समय सपोज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं लेकिन मैं सपोज के लिए कह रहा हूँ। सपोज करो मैंने ये वैल्यू रख दी, अब आपने प्रैक्टिकल किया और सारे बच्चों के जो प्रैक्टिकल में थे वो कुछ इस प्रकार से आ रहे थे वैल्यू, मतलब इस वैल्यू से कोई भी निकट नहीं था लेकिन सबकी वैल्यू 20 के 20 बच्चों की वैल्यू ना एक जैसी आ रही थी, लगभग एक दूसरे से निकट आ रही थी। तो मैं क्या कहूंगा, क्या मैं कहूंगा कि इन बच्चों ने गलत प्रैक्टिकल किया? बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल इन बच्चों का सही है। क्यों? क्योंकि सबकी एक जैसी वैल्यू आने का मतलब, देखो रिएक्शन कंडीशन, देखो केमिकल्स जो होते हैं ना वो कंडीशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। भाई केमिकल्स की बातें केवल केमिकल्स ही जानते हैं। ठीक है, कि किस टाइम पे कैसे रिएक्शन कंडीशन है। जैसे मैं टाइट्रेशन करवाने जा रहा हूं तो अब पिपेट में एक चीज फिक्स लिखी रहती है। पिपेट क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, कभी प्रैक्टिकल करवाने का मौका मिलेगा। उसमें लिखा रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, जितना उस पर लिखा हो। माना कि पिपेट पे 20 ml लिखा हुआ है तो इतने टेम्परेचर पर ही वो 20 ml मेजर कर सकता है, उसमें 20 ml इतने टेम्परेचर पर ही आएगा। ठीक है, अब माने कि टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो ml में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना प्रैक्टिकल के टाइम पर जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो पहले टाइम के प्रैक्टिकल में कंडीशन कैसे थी, दूसरे टाइम के प्रैक्टिकल में कंडीशन कैसी थी, उस पर भी बहुत सारी चीजें क्या करती, इफेक्ट डालती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के द्वारा भी कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो तो आपकी नहीं आई लेकिन सारे के सारे बच्चों की वैल्यू क्या आई है, एक जैसी आई है। तो अब ये सारे के सारे एक ही बैच में कंसिडर होंगे कि सबका सबका प्रैक्टिकल सेम आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन मिक्सचर में ही कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। इसका मतलब इन सबकी वैल्यू यथार्थ तो नहीं है लेकिन परिशुद्ध है। समझ में आ रही बात? तो परिशुद्धता क्या होती है, यथार्थता क्या होती है, समझ में आ गया? हाँ, अगर कोई बच्चा एक्यूरेट वैल्यू लेके आ गया और बाकी बच्चे ऐसे लेके आ रहे हैं तो एक सिंगल बच्चे के लिए हम सारे बच्चों को थोड़ी ना गलत कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल होता है तो मार्किंग कैसे होती है वो तो स्टैंडर्ड चीज है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन वहां पर समझने के लिए आपको ना ये दोनों बातें आनी चाहिए। ठीक है, तो मापन की यथार्थता क्या होती है, मापन की परिशुद्धता क्या होती है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो, अब इसमें मैं एक और चीज आपको समझा देता हूं। देखो, मापन की परिशुद्धता और परिशुद्ध मान में बहुत अंतर है। इट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर किसी बच्चे ने एक वैल्यू निकाली, एक ही वैल्यू निकाली है और उस वैल्यू में उसने माना कि लिख दिया 3.26, 3.26, तो ये परफेक्शन नहीं है वैल्यू का। अब 6 लिखा है तो 6 में हो सकता है कि 2.63 रहा हो और उसने राउंडिंग ऑफ करके ना इसको 6 लिख दिया हो, या हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि 3.258 हो तो 8 को राउंडिंग ऑफ करके उसने क्या कर दिया हो, 6 लिख दिया हो। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं आपको फिजिक्स में समझ में आ गया होगा, फिजिक्स में पढ़ा दी गई होगी पहला चैप्टर, लेकिन मैं खुद भी पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर आप ऐसी वैल्यू लिख रहे हो ना तो हम कहेंगे ये इतना परिशुद्ध नहीं है। तो इसको परिशुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आगे आगे कोई ना कोई वैल्यू लिखनी जरूरी होती है। यानी कि दशमलव के बाद आपको ना कितनी ज्यादा वैल्यू आप लिख सकते हो वो उसका क्या होता है, परिशुद्ध मान होता है। और परिशुद्ध मान के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सार्थक अंक जिसको हम कहते हैं। तो किसी भी मापन के मान के जितने ज्यादा सार्थक अंक लिखे जा रहे हैं हम कहेंगे वो मान जो है उतना ज्यादा परिशुद्ध है। ठीक है, मैं एक अकेले मान की बात कर रहा हूं कि एक अकेला मान जो होता है वो परिशुद्ध कब होता है, एक सिंगल वैल्यू की बात करो। देखो परिशुद्धता में हम क्या कर रहे हैं,
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू की निकटता देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिंगल वैल्यू की बात करूं कि अगर आप ये लिख रहे हो कि 3.0 है और एक टाइम पे आप लिख रहे हो 3.00 है, तो अब मैं आपसे कहूंगा दोनों में डिफरेंट क्या है, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू परिशुद्ध है। ठीक है, तो जिस भी वैल्यू के वैसे सार्थक अंक आपने 11वीं में उसमें फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे। तो सार्थक अंक का यूज हम क्यों करते हैं जनरली, मापन के मान की जो परिशुद्धता है उसको मापने के लिए, यानी कि मापन की परिशुद्धता को ज्ञात करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कोई एक अकेली वैल्यू अपने आप में कितनी परिशुद्ध है उसको देखते हैं हम। जैसे कि हमने 3.0 लिखा है केवल और केवल, और एक में हमने 3.00 लिखा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों को लगता है कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। 3.0 और 3.00 में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 3.0 लिखने का मतलब ये है कि 3.0 के बाद 1 भी हो सकता था, जिसको राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपने केवल 3.0 लिख दिया है। लेकिन अगर आपने 3.00 लिखा है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि इस जीरो के बाद एक और जीरो है, यानी कि इस वैल्यू में परिशुद्ध यही हुआ ना। अच्छा, इसके बाद अगर मैं लिखूं 3.000, तो अब इन तीनों में ज्यादा परिशुद्ध कौन है, ये। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था, 3.00 लिखने का मतलब ये भी तो है कि इसके बाद 1 भी हो सकता था, है कि नहीं है भाई। 3.00 के बाद अगर 1 होगा तो इसको राउंडिंग ऑफ करके हम क्या कर सकते हैं, 3.00 लिख सकते हैं ना। ऐसे तो करते हैं हम भाई। अगर आपके पास 3 लिखा है और आपने 3.0 लिखा है, तो अब मैं कहूंगा ज्यादा परिशुद्ध कौन है, तो ज्यादा परिशुद्ध ये हुआ। क्योंकि अगर आपने 3 लिखा है तो 3 के बाद पॉइंट के बाद 1 भी तो हो सकता था, जिसको आपने राउंडिंग ऑफ करके सीधा सीधा लिखते हैं ना हम कि 3.1, अरे लगभग लगभग 3 है, ऐसा तो लिखते हैं ना। तो परिशुद्ध मान कौन होगा, ज्यादा परिशुद्ध मान वो होगा जिसमें दशमलव के बाद ना आप ज्यादा डिजिट लिखते हो। समझ में आ रही बात। तो इसको हम किससे डिनोटेट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से। तो किसी भी मान के सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा आ रहे हैं, हम कहेंगे वो जो मान है ज्यादा परिशुद्ध है कंपेयर टू कम सिग्निफिकेंट नंबर वालों के। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या होते हैं वो बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मापन की परिशुद्धता और एक अकेले मान की अगर हम परिशुद्धता देखें तो उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, मापन की परिशुद्धता मान के निकटता को शो करती है, जबकि एक अकेला मान कितना परिशुद्ध है वो डिपेंड करता है उसके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, अब एक और चीज आती है यहाँ पे, वैज्ञानिक संकेतन। अब वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग करना सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि वैज्ञानिक संकेतन एक्चुअली होता क्या है। देखो, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, रसायन विज्ञान के दौरान हम जनरली अणुओं और परमाणुओं का ही अध्ययन करते हैं। और जब हम अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें क्या मिलता है कि मास तो बहुत कम मिल रहा होता है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं। नंबर बहुत ज्यादा, 1 मोल 2 मोल। देखो, मोल आपने पढ़ा होगा अपनी 9th क्लास में, नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल इतनी संख्या होती है। तो हम एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो मोल्स में कंसीडर किए जाते हैं कि 1 मोल सोडियम परमाणु, तो इसका मतलब क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, लेकिन मास इनका ना बहुत कम होता है। जैसे मैं कहूं 1 मोल सोडियम परमाणु, मास कितना है, केवल 23 ग्राम होगा। तो मास तो कम होता है लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इतने ज्यादा नंबर्स होते हैं तो इतने ज्यादा नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं लिख सकते। आप देखो, अगर मैं 10⁻23 की बात करूं तो 623 है ना, तो कितने जीरो लग रहे होते हैं, देखो आप लोग 23 जीरो लगाने होते हैं, आपको लगाने होते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या लिख रहे होते हैं तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ना। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक वैज्ञानिक पद्धति दी जिसको हमने वैज्ञानिक संकेतन कहा है। इसमें बड़ी बड़ी संख्याओं को हम n इंटू 10⁻n के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने मोल को लिखा है ना 6.022 इंटू 10⁻23। आप सोचो 10⁻23 है, कितने जीरो लगाने पड़ते हैं, 6.022 है ना, तो ये आ जाता है 6022000000000, कितने जीरो आते सोचो, आते कि नहीं आते। जैसे कि माना कि ये लिख दिया मैंने
अब देखो, अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को मैं कहूं आपसे कि गुणा करो तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, देखो मैंने क्या कहा, जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उनके मास तो बहुत कम होते हैं, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब इतनी ज्यादा संख्याओं को अगर हमें गुणा भाग करना हो तो पूरा दिन तो इसको गुणा भाग करने में लग जाएगा। तो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम क्या करते हैं, पहले तो इसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, और राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बाद में इसको ना वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि n इंटू 10⁻n के रूप में लिख देते हैं। जैसे एक वैल्यू आई माना कि 0.00 और ये माना कि आ गया आपका 45, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या के बाद एक और बड़ी संख्या ऐसी की ऐसी मैं गुणा में डाल दूं, तो मैं आपसे पूछूं कि इनका गुणा करो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ना कर पाओगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा जाता है। और इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट है ना, इसको राइट हैंड साइड बढ़ाते हैं। देखो 1 2 3 4 5, हमने क्या किया, दशमलव को 5 अंकों के बाद राइट हैंड साइड लिखा है, यानी कि हमने संख्या को बढ़ाया है। तो हमेशा एक बात ध्यान देना कि अगर दशमलव ना राइट हैंड साइड जा रहा है तो देखो ये आ जाएगा आपका 4 पॉइंट, यहां पर आ रहा है इंटू 5, 4.5 आया ना। देखो 4 के बाद दशमलव लग गया, 4.5 आया। अब आपने दशमलव को कितना आगे बढ़ाया राइट हैंड साइड, 10 की पावर में उतना आपको माइनस लिख देना है। 10 की पावर में आपको उतना माइनस लिख देना है। जैसे यहां कितना आगे लेके गए आप, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आप पॉइंट को लेके गए हो, तो 10 टू दी पावर आपको क्या लिख देना है, -5 लिख देना। और अगर यही वैल्यू आप क्या करने वाले हो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आने वाले हो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आने वाले हो, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगी, आपकी प्लस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। जैसे मैं कहूं कि 4 5 0 0 0 0 और पॉइंट के बाद एक 0 है, तो अगर मैं इस 0 को दशमलव को यहां लेके आऊं, फिर यहां लेके आऊं, फिर यहां लेके आऊं, फिर यहां लेके आऊं, लास्ट में यहां लेके आऊं, तो कितनी बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड लगाया है, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं 4.5 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। समझ में आ रही बात? तो वैज्ञानिक संकेतन क्या है कि किसी भी बड़ी बड़ी संख्या को हम n इंटू 10 टू द पावर n के रूप में लिखेंगे, जहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये n वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। देखो यहाँ नेगेटिव आई और यहाँ पॉजिटिव आई। अब ये नेगेटिव कब आएगी, जब पॉइंट को आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे, और पॉजिटिव कब आएगी, जब पॉइंट को आप कहां लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे। तो ये चीजें आपको सारी की सारी सीखनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में ऐसे ही पॉइंट आते हैं बहुत सारे, और इतने सारे पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैज्ञानिक संकेतनों का प्रयोग करना पड़ता है आंसर को सही निकालने के लिए। क्योंकि अगर मैं इसको और इसको गुणा करने को बोलूं तो आपका दिन बीत जाएगा गुणा करते करते, और उसमें भी एक्यूरेसी की कमी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको और इसको लिख दिया इस फॉर्म में, अब हम इसको आराम से गुणा कर सकते हैं। अब गुणा कैसे करते हैं, वैज्ञानिक संकेतनों को जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।